तो आज का चैप्टर है जड़त्व एवं गति के नियम, इनर्शिया एंड द लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि बल क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रातःकाल से लेकर रात्रि काल तक अनेक वस्तुओं को गति करते हुए देखते हैं, जैसे पक्षियों का उड़ना, वाहनों की सड़क पर गति, आकाश में चंद्रमा की गति, तारों की गति, ये सब कुछ हमने देखा है। यानी इससे हमें पता चलता है कि हमें किसी न किसी चीज़ को गति कराने के लिए बल की आवश्यकता होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सभी वस्तुओं को गति के लिए एक बाह्य कारक बल यानी कि फोर्स की आवश्यकता होती है। फोर्स मतलब बल, जिससे कोई भी वस्तु गति कर सकती है। और इस चैप्टर में हम बल के बारे में, उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें जैसे न्यूटन के गति विषयक नियम, उनके सिद्धांत, उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। और छोटी से छोटी चीज़ों की गति से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनों, रॉकेट और उनके निर्माण, उनके प्रक्षेपण में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं बल की सहज अनुभूत संकल्पना, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि हमारे चारों तरफ जो वस्तु गति करती है उसका कारण क्या है। ये प्रश्न आज का नहीं है, ये आज से 2500 साल पहले ही मनुष्य के लिए ये जिज्ञासा का कारण बन चुका है। इसका सही उत्तर गैलीलियो और न्यूटन के टाइम में 17वीं सेंचुरी में प्रेजेंट किया गया, जिसे न्यूटन की यांत्रिकी के लिए आधार प्रदान किया। न्यूटन की यांत्रिकी मतलब जो मैकेनिक्स है, उसमें भी न्यूटन का एक अहम रोल हमें मिलता है। अब यहाँ पर हम सीधे से आपको बात करेंगे कि बल का कॉन्सेप्ट क्या है। किसी भी पिंड को विराम से गति में लाने के लिए, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो विरामावस्था में है, उसे अगर आप गति में लाना चाहते हैं तो किसी बाह्य साधन द्वारा बल लगाने की आवश्यकता होती है। कोई भी वस्तु है, अगर वो विरामावस्था में है, तो अगर आप उसे गति में लाना चाहते हैं तो आपको उस पर बल लगाना है। बल लगाने से वो क्या होगा, कोई भी वस्तु आपकी गति में आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं ये पुस्तक क्या है, विरामावस्था में है, और जैसे ही आप इसे बल लगाते हैं तो ये अपनी जगह से विस्थापित होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए देखिए बल का काम क्या होता है। अगर कोई भी वस्तु गति कर रही है या वो रुकी हुई है, तो हम क्या करते हैं, उसमें बल लगा करके उस वस्तु को गति करने से रोक सकते हैं, या फिर अगर वो वस्तु विरामावस्था में है तो गति करने के लिए हम उसे प्रतिबद्ध कर सकते हैं। मतलब है कि गति करती हुई किसी वस्तु को रोकने के लिए या मंद करने के लिए किसी बाह्य साधन द्वारा बल लगाने की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आप किसी फुटबॉल को ठोकर मारेंगे, या कोई गेंद लुढ़क रही है, या क्रिकेट के बल्ले से वो टकरा करके आगे बढ़ती है, तो उसे गति की विपरीत दिशा में बल लगा के रोका जा सकता है, धीमा किया जा सकता है, या फिर उसकी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि गति की दिशा में परिवर्तन के लिए भी बाह्य साधन द्वारा बल लगाने की आवश्यकता होती है। अब आगे देखेंगे, यानी हम ये पता लगा सकते हैं कि बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, गति की अवस्था अथवा गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। वो क्या है, बल है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स से आपको यहाँ पे इससे पता चलता है कि कोई भी पिंड विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है। परंतु क्या किसी पिंड को एक समान गति में बनाए रखने के लिए भी किसी बाह्य बल की आवश्यकता होती है? कि अगर कोई पिंड लगातार गति कर रहा है तो क्या वो तब भी गति करता रहेगा जब उस पर कोई बल आरोपित ना हो, या उस पर लगातार कोई बल हमेशा बना रहता है? तो इस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा जड़त्व यानी कि इनर्शिया। इसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छे से जानना पड़ेगा, जिससे हम अपने इस प्रश्न का उत्तर पता लगा पाएंगे। तो इनर्शिया एंड इट्स टाइप, यानी कि हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, जड़त्व और उसके प्रकार। तो जड़त्व क्या होता है? जड़त्व का सीधा सा अर्थ है परिवर्तन का विरोध। जड़त्व नहीं चाहता है कि कोई वस्तु जो है वो गति करे। अगर वो गति अवस्था में है तो वो उसे विराम अवस्था में लाने की कोशिश करता है, और इस पूरे कॉन्सेप्ट में बल की आवश्यकता प्रायः नहीं होती। यानी हम ये कह सकते हैं कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात वस्तु जिस भी किसी अवस्था में है वो सदैव स्वयं उसका विरोध करती है, उस अवस्था का विरोध करती है। उसे ही हम जड़त्व कहते हैं। यानी जड़त्व वो एक गुण है, वो क्वालिटी है जिसके कारण वो अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था में होने वाले चेंजेस का विरोध करती है।
और याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसके जड़त्व को एक स्थायी भाव प्रदान करता है। यानी कि अगर कोई भी वस्तु है, अगर उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, अगर आप कभी भी किसी बक्से को बल लगा कर देखें, आप उसको विस्थापित नहीं कर पाएंगे या बहुत ही कम विस्थापित कर पाएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। ठीक है, और इससे ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व का नियम देने वाले जो थे साइंटिस्ट, वो कौन थे? गैलीलियो। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। पहला होता है विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व क्या होता है उसे देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जिसे हम कहते हैं। भाई, वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाती है। यानी वस्तु की वो क्वालिटी जिससे वो अपनी विरामावस्था का परिवर्तन करे, विराम का जड़त्व कहलाती है। इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। बस में बैठे हुए यात्री बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। अगर बस में यात्री बैठे हुए बस के अचानक चल दे तो वो पीछे की ओर क्या करते हैं? गिर पड़ते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर यात्री के शरीर का निचला भाग जो बस या रेलगाड़ी के कांटेक्ट में होता है, शीघ्र ही बस या रेलगाड़ी के साथ गति प्रारंभ कर देता है। गति तुरंत स्टार्ट कर देता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जो बस या रेलगाड़ी के कांटेक्ट में नहीं रहता, अपने विराम के जड़त्व के गुण के कारण विराम अवस्था में ही बना रहता है, जिस कारण यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। यही कारण है। दूसरा हम एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं कि पेड़ की शाखा को अगर तेज़ी से हिलाया जाए तो उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाने पर उसकी शाखाएं तो गति की अवस्था में आ जाती हैं, परंतु उससे लटके हुए फल अपने विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बने रहते हैं और शाखाओं से टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंबल को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कण अलग हो जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण है कि कंबल को डंडे से पीटने पर कंबल डंडे के संपर्क में आकर गति प्रारंभ कर देता है, जबकि धूल के कण विराम के जड़त्व के कारण अपने स्थान पर विराम अवस्था में ही बने रहते हैं और कंबल से अलग हो जाते हैं। तो यही वजह है कि एक वस्तु जो है वो विराम अवस्था में बनी रहती है और दूसरी वस्तु जो है वो क्या है? गतिमान अवस्था में रहती है। तो जो विराम अवस्था में है वो क्या होती है? अचानक से उससे अलग हो जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको ये भी देख सकने को मिल सकता है कि अगर खिड़की के शीशे से बंदूक की गोली टकराएगी तो शीशे में एक छोटा सा गोल छेद हो जाएगा, परंतु अगर पत्थर टकराएगा तो शीशा क्या हो जाता है? चटक जाता है। तो ये तब होता है कि जब बंदूक की गोली टकराती है तो उसका वेग इतना ज़्यादा होता है कि वो तुरंत उसको क्रॉस कर जाती है और केवल छोटे से पार्ट में क्या होता है? केवल गति होती है। जबकि पत्थर टकराता है तो वो आसपास के एरिया में ज़्यादा समय तक बना रहता है, जिस वजह से उसे समय मिल जाता है और शीशा लंबे समय तक टकराता है। यही कारण है कि बंदूक की गोली से उसमें केवल होल होता है और पत्थर के टकराने से शीशा चटक जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला जो है वो है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व है वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी एक समान गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़त्व कहलाता है। वस्तु का वो गुण जो अपनी एक समान गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, यानी कि अगर वो गति में बनी हुई है तो उसका परिवर्तन का विरोध करे, वो क्या कहलाता है? गति का जड़त्व कहलाता है। इसके उदाहरण देख सकते हैं कि चलती हुई बस या रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर बैठा हुआ यात्री आगे की ओर झुक जाता है। कोई बस या रेलगाड़ी अचानक चल रही है तो यात्री का क्या है? यात्री के शरीर का निचला भाग जो गाड़ी के कांटेक्ट में बना रहता है, गाड़ी के साथ तेज़ी से रुकता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग अभी भी ये समझ रहा है कि वो गतिमान अवस्था में है, जिस वजह से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। इसी का एक और एग्जाम्पल है कि चलती हुई गाड़ी से उतरने पर यात्री को गाड़ी की गति की दिशा में कुछ दूरी तक दौड़ते रहना चाहिए, अन्यथा वह आगे की ओर गिर पड़ता है। मेन कारण है कि चलती गाड़ी में यात्री भी गाड़ी की चाल से ही गति करता है और चलती हुई गाड़ी से उतरने पर जैसे ही शरीर का निचला हिस्सा पृथ्वी के संपर्क में आता है वो विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण उसी चाल से आगे गति करता रहता है, जिससे वो आगे की ओर क्या होता है? गिर पड़ता है। परंतु
यात्री अगर कुछ दूरी तक गाड़ी की गति की दिशा में दौड़े, यानी गाड़ी के साथ साथ दौड़े, तो वो बच भी सकता है, उसके शरीर सुरक्षित भी रहेगा, उसे पर्याप्त समय मिल जाता है और यात्री सेफ रहता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि तेज दौड़ते हुए घोड़े के अचानक रुक जाने पर घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है। अगर घोड़ा तेज दौड़ रहा है तो उसके अचानक रुकने से घुड़सवार क्या होता है, आगे की ओर गिर जाता है। इसका मेन कारण यह है कि जब घोड़ा तेजी से दौड़ता है तो घोड़ा और घुड़सवार एक ही चाल से गति करते हैं, एक ही चाल से लगातार गति करते हैं, और घोड़े के अचानक रुक जाने पर घुड़सवार गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर गति करता रहता है और घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है। ये घोड़ा तो गति करेगा, लेकिन उस पर जो सवार बैठा हुआ है वो नीचे की ओर गिर जाता है। और एक और एग्जाम्पल इसका देख लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं कि बस की छत पर रखे हुए सामान को रस्सी से बांध देते हैं। इसका कारण यह है कि जब चलती हुई बस अचानक रुकती है तो बस की छत पर रखा हुआ सामान अपने गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर गति करता है और बस में नीचे गिर जाता है। अतः सामान को सुरक्षित रखने के लिए उसे हमें रस्सी से बांध देना पड़ता है। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट इज दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व ये है कि वस्तु का वो गुण जिसके कारण वो अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि पहला तो यही है कि जब तीव्र वेग से गति करती हुई बस अचानक से, कोई बस जो है बहुत तेज़ गति से गति में है और वो किसी घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है, तो बस में बैठे यात्री घुमावदार मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर झुक जाते हैं। यानी कि बस कुछ ऐसे मूव करेगी तो वो बाहर की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण ये है कि जब तेज़ गति से बस जो है घुमावदार मोड़ पे मुड़ती है तो बैठे यात्री दिशा के जड़त्व के कारण पहली दिशा में ही गति करते रहते हैं, और जिस कारण घुमावदार मोड़ के केंद्र से वो बाहर की ओर क्या होता है, झुक जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें बाहर की ओर झुकना पड़ता है। एक और चीज़ है, गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड़ के कणों से बचने के लिए मड गार्ड लगाए जाते हैं। इसका मेन कारण यह है कि गाड़ी के टायर के कांटेक्ट में आए कीचड़ के कण अपनी दिशा के जड़त्व के कारण स्पर्श रेखी चाल की दिशा में गति करते हैं और वाहन को गंदा करते हैं, क्योंकि वो कीचड़ उछलेगा और वाहन को गंदा करेगा। इसीलिए टायरों पे मड गार्ड लगा लिए जाते हैं, जो कि साइकिल पे भी लगाए जाते हैं, और जिससे कीचड़ कण से टकरा करके रुक जाते हैं, वाहन गंदा होने से बच जाता है। यही चीज़ यहाँ पर भी है कि यदि एक पत्थर को डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्तीय पथ में घुमाया जाए, यानी किसी पत्थर को अगर डोरी से बांध करके उसको घुमाएंगे तो अगर डोरी टूटती है तो पत्थर स्पर्श रेखी दिशा में, यानी सीधे स्पर्श रेखी दिशा में गति करता है। तो इसका मुख्य कारण यहाँ पर यह है कि वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर पत्थर की चाल स्पर्श रेखी दिशा में होती है और डोरी का तनाव उसे वृत्तीय पथ पर गति कराता है। यानी डोरी का जो तनाव है वो एक सर्कल की रेडियस है और वो उसे एक सर्कुलर पथ पे क्या कराता है, मूवमेंट कराता है, गति कराता है। और डोरी के टूटने पर डोरी का जो तनाव होता है, जो उसका टेंशन होता है, वो हो जाता है शून्य। अतः पत्थर अब वृत्तीय पथ पर गति ना करके अपनी दिशा के जड़त्व के कारण स्पर्श रेखीय दिशा में गति करता है। तो आज हमने बल के बारे में पढ़ा है, जड़त्व और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा है। तो इस वीडियो में आपको यही मिलेगा। इसके अगले पार्ट का इंतज़ार करिए, उसमें हम न्यूटन के गति विषयक सिद्धांत, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उन सब के बारे में भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।